ठीक है, चलो कर दें आज की क्लास को स्टार्ट। नेक्स्ट अपन जो है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बिगिन कर रहे हैं। लास्ट क्लास जाते जाते जो चीज पढ़ा था उस पर मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पर आज बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। आइडिया ये था कि अगर आपके पास में कोई भी दो इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को प्लॉट करके आएगा आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ पेपर, दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करके आएगा आपके पास में दूसरा स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। तो ओवरऑल दोनों को प्लॉट करने के बाद में एक ही ग्राफ पेपर में कितना स्ट्रेट लाइन होगा आपके पास में? 2, ठीक है। उन दोनों स्ट्रेट लाइन को लेके कितने टाइप का सिचुएशन हो सकता है? 3, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इसको टेक्निकली बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन या फिर ओवरलैपिंग लाइंस, और इसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। सोल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग है कि इन दोनों लाइन के बीच का जो भी कोई कॉमन पॉइंट रहेगा उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कितना सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन है, जिसको आप कह सकते हो यूनिक सोल्यूशन। इसके हिसाब से तो सारा ही पॉइंट कॉमन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसीलिए आप क्या कह सकते हो? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और लास्ट वाले फोटो के हिसाब से एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? नो सोल्यूशन। अब सवाल उठता है कि क्या हमको हर बार ये डायग्राम बना बना के चेक करना पड़ेगा कि कब यूनिक सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, कब नो सोल्यूशन आएगा? तो जवाब ये है कि नहीं, आपको बार बार फोटो बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। देयर आर कंडीशंस रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। उन कंडीशंस के हिसाब से यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि कब कौन सा कंडीशन होगा, तो उसका जवाब हम लोग को ये वाले चार्ट में मिल जाएगा कि अगर हमारे इक्वेशंस के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उस सिचुएशन में सोल्यूशन होगा यूनिक और लाइंस कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। अगर हमारा रेशियो होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट और लाइंस कैसा होगा? ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट। ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट। अगर हमारा रेशियोस कंडीशन सेटिस्फाई करता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो सोल्यूशन के नाम पे हमको मिलेगा नो सोल्यूशन और लाइन के क्वालिटी के नाम पे हमको मिलेगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम हमेशा बोलेंगे कंसिस्टेंट, सेकंड वाले को भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट एज वेल एज डिपेंडेंट। ये एक अलग सा वर्ड है जो ओवरलैपिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए यूज होगा। और लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सोल्यूशन आ रहा है एक, चाहे इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सोल्यूशन आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं आ रहा देन दैट इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो दैट इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट। क्लियर मेरे ख्याल में? डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? टू बी ऑनेस्ट उसका कुछ वैसा खास एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती हम कुछ सोचना चाहें तो डिपेंडेंट वाले में क्या होगा ना कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा पूरा का पूरा। लाइक इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। ये पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दीज इक्वेशंस आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बस एक नंबर से ये तो मल्टीप्लाई किया हुआ होगा या फिर एक नंबर से डिवाइड किया हुआ होगा। देयरफॉर वी से कि इसको डिपेंडेंट भी अपन कह सकते हैं एक दूसरे। क्लियर? बाकी इसके अलावा कोई मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है डिपेंडेंट बोलने के पीछे, ठीक। अब चल रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो आप। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखो सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करने का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन आपके पास में उस इक्वेशन को आप फ्रेम कीजिए। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद में दोनों इक्वेशन को प्लॉट कीजिए, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद सोल्यूशन का मतलब होगा उन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट, उन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट। क्लियर? यहाँ पर हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के बाद में प्लॉटिंग में भी आप लोगों से नहीं करवाऊंगा, प्लॉटिंग आगे चल के एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं करा दूंगा। हर क्वेश्चन में प्लॉटिंग करते नहीं रहेंगे। पीडीएफ के अंदर में सबका प्लॉटिंग मैंने करके रखा है आप लोगों के लिए, आप इसको रेफर करके अपना काम एक बार के लिए चला सकते हैं, ठीक है। चलेगा मेरे ख्याल में? आइए बिगिन करते हैं इसको, पढ़िए एक बार। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz, okay, where if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, लिखूं लेट यहां पर क्या क्या चीज अननोन है आपके लिए, कौन कौन सा क्वांटिटी, बॉयज का क्वांटिटी और गर्ल्स का क्वांटिटी। तो लिखो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x and number of girls be y, let the number of boys be x and number of girls be y। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अब यहाँ बोर्ड की तरफ देखो और एक बार आप आराम से सोचो कि ऐसा क्या क्या कंडीशन यहाँ मेंशन्ड है जिसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 10, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, फाइन।
इसको आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सारा बॉयज प्लस सारा गर्ल्स शुड बी टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 10। आप बताओ मेरे को इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लिखो इस चीज को। तो पहला इक्वेशन आपका हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड ऐसा क्या इंफॉर्मेशन जिसको आप इक्वेशन में चेंज कर पाओगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। आप ना इस चीज को यहाँ बोर्ड पर देखना, पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि गर्ल का क्वांटिटी शुड बी इक्वल्स टू बॉयज के क्वांटिटी से 4 ज्यादा, यही बोला हुआ है ना। और गर्ल को आपने कौन सा वेरिएबल एज्यूम करा था, y, और बॉय को कौन सा वेरिएबल एज्यूम करा था, x प्लस। ठीक है, तो लिखो आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा प्लॉटिंग हम लोगों ने पास्ट में भी करके देखा था, इसका प्लॉटिंग अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटा ऐसे रहेगा कि इसके लिए आप एक डब्बा बना लो, उस डब्बे में आप y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स एज्यूम करो, x का 2-3 वैल्यू खुद से ले लो, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आ जाएगा, और पेयर वाइज उसको पॉइंट मान के आप आराम से ग्राफ पेपर पे उसको पहले प्लॉट करो और फिर स्केल से जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद में आपको लाइन मिल जाएगा। ठीक है, और लाइन जब आपको मिल जाएगा तो सिचुएशन इस टाइप का होगा। देखो जो आपका ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वो प्लॉट करने के बाद में कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और सिमिलरली जो आपका ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, वो प्लॉट करने के बाद में कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला 3,7, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपना सोल्यूशन। क्लियर मेरे ख्याल में? अब प्लॉट करा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोग का, ये इजी चीज है। 4,8 0,4 है वो पॉइंट्स जो आप चूज करोगे इसको मतलब क्या है कि बनाने के लिए। जैसे मैं एक इसके कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। ठीक है, आपको मान लो कि ये वाला लाइन प्लॉट करना था y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये करने का तरीका क्या होता है, देखो कि आप पहले एक डब्बा प्रिपेयर करते इस टाइप से, उसके अंदर में आप क्या करते कि आप 3-4 कॉलम बना लेते, यहाँ x और यहाँ पर y। ठीक है, फिर आप x का वैल्यूज खुद से चूज कर लेते, लेट से 1 ले लेते, 2 ले लेते, 3 ले लेते। ठीक है, x अगर आप 1 लेते हो और इसमें पुट करते हो तो 1 प्लस 4 का वैल्यू कितना आएगा 5, 2 लेने से 2 प्लस 4 का वैल्यू 6, 3 लेने से 3 प्लस 4 का वैल्यू 7। आया समझ? अब 1,5 आपका एक पॉइंट हो जाता, तो 1, मान लो कि 5, ये आपका एक पॉइंट हो जाता। गॉट इट? फिर मान लो कि 2,6, तो 2,6 आपका ये दूसरा पॉइंट हो जाता मेरे ख्याल में। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या आ रहा था 3,7, तो 3,7 एक पॉइंट आ रहा है। तो इन पॉइंट्स के हेल्प से जैसे ये सारा पॉइंट आ गया, फिर इसको स्केल से ऐसे जोड़ दोगे तो ये आपका लाइन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए भी आप इसी तरीके से डब्बा बना के पहले कुछ पॉइंट्स प्लॉट करोगे और फिर उसको यहाँ पे ढूंढ के और उसको फ्री हैंड स्केल से जोड़ दोगे। ठीक है, तो स्केल से जोड़ने से ये लाइन भी आ जाएगा आपके पास में। फिर इस लाइन का और इस लाइन का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, और जैसा यहाँ पर फोटोग्राफ बना है इस क्वेश्चन में, उसके हिसाब से कैसा सोल्यूशन है ये बताओ, इनफाइनाइट सोल्यूशन की यूनिक सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? 3,7। और 3,7 का अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरप्रिटेशन क्या है, तो कैन यू टेल मी दैट? 3 लड़का होना चाहिए और 7 क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, ये इसका इंटरप्रिटेशन। गॉट इट? तो प्लॉटिंग वाला काम हम एक बार अवॉइड करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन का मैं अच्छे से करके दिखा दूंगा, और बाकी तब तक के लिए जो इजी इक्वेशन आप खुद से प्लॉटिंग ट्राई करना। रेफरेंस के लिए आपके पास में प्लॉटिंग करके मैं ये फोटो दे दूंगा आपको, इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं चीजों। ठीक है, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्या क्या अननोन है आपके लिए यहाँ? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। लिखो, इस बात को बिगिन करो। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू आप अज्यूम कर लो x, ठीक है, एंड 1 पेन का कॉस्ट आप अज्यूम कर लो y। लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x and cost of 1 pen is equals to y. Cost of 1 pencil is equals to x, 1 pen is equals to y. एक बार मेरे तरफ देखो, एक पेंसिल का दाम सपोज करो कि 2 रुपये, तो 2 पेंसिल का दाम 4 रुपये, 3 पेंसिल का दाम 4 पेंसिल का दाम 50 पेंसिल का दाम। ये कैसे निकाल रहे हैं? 50 क्वांटिटी हो गया इंटू 2, एक पर्टिकुलर पेंसिल का प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ 1 ऑब्जेक्ट। नाउ एक पेंसिल का प्राइस हमने क्या अज्यूम करा बताओ, x, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5x। और सिमिलरली 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y। हाँ, y का तो y पकड़ा है तो 7y, और सारा मिला के दाम कितना लगा मेरे को, 50 रुपए। इक्वेशन मेरा क्या होना चाहिए बताओ,
5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। लिखो फटाफट। पहला इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ? 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना? 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। डन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर से इनको भी ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, तो आप प्लॉट करोगे तो देखो इस टाइप का कुछ निकल के आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फोटो के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 3,5, ठीक है। और 3,5 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 और एक पेन का कॉस्ट कितना है? 5। क्लियर मेरे ख्याल में? नहीं, ये एक्चुअली में इसी क्वेश्चन का पार्ट था। ये रोमन 1 था, वो रोमन 2, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो नेक्स्ट देखो, इसको पढ़ो फटाफट। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point r parallel or coincident। ठीक है, वो जो बड़ा सा डब्बा हमने बनाया था लास्ट क्लास में कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 पे क्या बोलना है हम लोग को? यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हो और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हो। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 पे क्या होगा? ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, कुछ भी कह दो आप, ठीक है। और लास्ट वाला क्या था? a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। उस सिचुएशन में क्या बोलना है? पैरेलल लाइंस बोलो या फिर क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन। और क्या बोलना है ना, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे कमेंट नहीं है, यहाँ पर लाइन के क्वालिटी पे कमेंट है कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। कोई सिचुएशन में नंबर ऑफ सोल्यूशन पे भी कमेंट करने बोल सकता है, तो जैसा कमेंट वो मांगेगा वैसा ही कमेंट हम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सोचना कैसे है, आप ना फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप लोग खुद से ट्राई करना है इसको सोचने का। आप मेरे को यहाँ बताओ कि a1 by a2 का आंसर क्या होगा? आप लिखते भी जाओ, मैं लिख के दिखाता हूँ। लिखो नंबर 1 के लिए, हियर a1 by a2 इज इक्वल्स टू कितना? 5/7 और b1 by b2 कितना होगा? -4 और 6, तो -4/6 सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -2/3। आया समझ? ये आपके हिसाब से क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल? अनइक्वल है, तो नीचे लिखो क्लियरली a1 by a2 not equals to b1 by b2, hence the lines अब मेरी तरफ देखो, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आने से मेरे पास में दो कमेंट है करने के लिए। या तो मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकता हूँ या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? यूनिक सोल्यूशन। मैं क्या बोलूंगा ये डिपेंड करेगा कि बोला क्या है। तो ये तो मांग रहा है कि इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, तो मुझे यूनिक सोल्यूशन बोलना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिखो hence the lines are intersecting, ठीक है। डन। नेक्स्ट लिखूं सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाले में बोर्ड पर देख के आप लोग गेस कर सकते हो कि a1 by a2 का आंसर क्या होगा? आप 9/18 लिख लो, काट के फिर 1/2 कर देना, सारा इक्वल होगा। लिखो इसको लिख के, लेकिन दिखाना पड़ेगा हम लोग। लिखो कोइंसिडेंट लाइंस हो, लिखो हियर a1 by a2 इज इक्वल्स टू आई थिंक 9/18 और सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा हाफ। a1 by a2 इज इक्वल्स टू 9/18, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। फिर लिखो b1 by b2 इज इक्वल्स टू 3/6, ये भी हो जाएगा हाफ। b1 by b2 इज इक्वल्स टू 3/6, ये भी हाफ। c1 by c2 12/24, ये भी हाफ, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, तीनों इक्वल हो गए। नीचे लिखो hence the lines are coincident, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करते हैं आओ। थर्ड वाले के लिए लिखो हियर a1 by a2 इज इक्वल्स टू, बताओ आप लोग क्या वैल्यू होना चाहिए? 3 मत बोलो आप मेरे को बोलो सर 6/2, ठीक है। और फिर काट के 3 आएगा वो आपके। लिखो हाँ पैरेलल लाइंस, गुड। लिखो हियर a1 by a2 इज इक्वल्स टू
6/2, 6/2 और काट के आ जाएगा 3। फिर लिखो b1/b2 इज इक्वल्स टू -3/-1, ये भी काट के आ जाएगा 3। और c1/c2 इज इक्वल्स टू 10/9, ये काट के 3 आएगा क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली आपका कंक्लूजन क्या हुआ? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लिखो करेक्ट। नीचे लिखो हेंस a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। नीचे लिखो therefore the lines are parallel, therefore the lines are parallel। ठीक है, चलो नेक्स्ट। hence the lines are parallel। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट यहां पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो है तो वैसे ही सवाल, लेकिन इस बार कमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, हम लोग को बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। आप मेरे को एक बार रिमाइंड कराओ कि कंसिस्टेंट कब कब होता था और इनकंसिस्टेंट कब कब होता था। सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट और नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। लिखूं फर्स्ट वाले के लिए, हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 3/2। b1/b2 इज इक्वल्स टू क्या? 2/-3, 2/-3। और यही दोनों शायद अनइक्वल हो गए, तो मुझे c1/c2 की तरफ जाने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, लिखो हियर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नीचे लिखो therefore क्या? अगर बुरा ना लगे आपको तो आप 2 लाइन लिखो। आप लिखो therefore it has unique solution, therefore it has unique solution, और अगले लाइन में so it is consistent, क्योंकि सोल्यूशन अगर आया तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, therefore it has unique solution so it is consistent। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं। आ जाओ, लिखो हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू कितना? 2/4। लिखो 2/4। हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4 और काट के कितना आ जाएगा? हाफ। फिर नेक्स्ट लिखो b1/b2 इज इक्वल्स टू -3/-6, कट के ये भी हाफ ही हो जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय -6 दिस इज इक्वल्स टू हाफ। और c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/9, ये काट के क्या होगा? -8/-9, 8/9 ही आएगा अल्टीमेटली। वो फालतू बात। मतलब इसमें देखो मैं एक बात बता देता हूँ, c1/c2 लिखते समय ना आप एक प्रोटोकॉल को मान के चलना कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों इक्वेशन में ये तो राइट साइड में हो और या फिर दोनों इक्वेशन में वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखो सुन, मैं वंस इन फॉर ऑल इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस ये 2x रहने, यहाँ ध्यान से सुन लेना एक बार सब लोग। हाँ, सपोज करो कि 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। मान लो कि एक ये सिचुएशन हो सकता है, और एक सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों में ऐसा करो कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और लेट से यहाँ पर 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसमें यदि आप a1/a2 निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? b1/b2 कितना आएगा? कोई परेशानी तो नहीं आ रहा? और c1/c2 कितना आएगा? 5/7। अब मान लो कि दोनों को लेफ्ट में ले आए और फिर उसको कर, तो a1/a2 कितना आएगा? हाफ। b1/b2 कितना आएगा? हाफ। और c1/c2 कितना आएगा? c1/c2 इज इक्वल्स टू -5/-7, सॉल्व करके फिर से कितना? 5/7। ठीक है, तो दोनों केस में आपका आंसर सेम ही आएगा। अब मैं आ रहा हूं उस पर यार, ये ठीक है ना यहां तक? अभी जो चीज आपको अवॉइड करना है वो ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 2x प्लस, या ऐसा करो 4x प्लस 6y
इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन को आपको अवॉइड करना है। अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत है, तो फिर या तो आप 5 को वहां भेज दो और ये फिर आप 7 को यहाँ ले आओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। और बाकी अगर दोनों इक्वेशन में दोनों चीज राइट साइड में है, वो कोई इशू वाला सिचुएशन नहीं है, और दोनों इक्वेशन में दोनों चीज अगर लेफ्ट साइड में है तो ये भी कोई इशू वाला सिचुएशन नहीं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि सबको लेफ्ट में लाके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बस दिक्कत आपको तब होगा जब एक आपके राइट साइड में और एक आपके लेफ्ट साइड। तब अगर आप मानो कि यहाँ से करोगे -5/7 तो वो टेक्निकली गलत है। ठीक है, तो इन सारे इक्वेशंस में देखो कहीं पर भी ये वाला प्रॉब्लम हम फेस ही नहीं कर रहे। सारे पेयर ऑफ इक्वेशन में सारा कांस्टेंट तो हमारा राइट हैंड साइड में है, तो हमको इस चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कहां तक लिख ली हुई बताऊं? C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/9। अच्छा, 8/9 वाला पार्ट और फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, आगे लिखो। देयरफॉर A1/A2 इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल है कि नॉट इक्वल आ गई? इक्वल, इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। नीचे लिखो, हेंस इट हैज कैसा सोल्यूशन बताओ? नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। हेंस इट हैज नो सोल्यूशन। और नीचे लिखो देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो, थर्ड वाला। थर्ड वाले को करने से पहले एक बेसिक सा चीज है, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे मान लो कि A/B डिवाइडेड बाय कहीं पे C लिखा हो, तो इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या होना चाहिए? A/B इंटू C। ऐसा ना 3 पॉसिबल सिचुएशन है जो भविष्य में फेस कर सकते हैं, मैं सारा आज ही डिस्कस कर देता हूँ। अगर ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे नंबर है तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले का न्यूमरेटर ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, और नीचे आके ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दिस इज योर आंसर। इज दैट ओके? एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि 5/4 डिवाइडेड बाय लेट्स से 3 लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 बोलो सब लोग बोलो, 5/2। वेरी गुड। एक और पॉसिबिलिटी कि आप इसको भी फेस कर सकते हैं। देखो कि A होल थिंग डिवाइडेड बाय B/C, मतलब ऊपर तो नंबर है लेकिन नीचे फ्रैक्शन है आपके पास। इसमें क्या होगा? इसमें नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये सॉमरसॉल्ट मार के उल्टा हो जाएगा कि A इंटू क्या हो जाएगा? C/B, यानी कि बेसिकली क्या मिल रहा है आपको? AC/B। ठीक है, इसका भी एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि 5 डिवाइडेड बाय 3/4 लिखा हो, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाना चाहिए? 20/3। पर बहुत बढ़िया, शानदार। और एक और सिचुएशन जो हम फेस कर सकते हैं वो है कि यार A/B फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय C/D अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ? A/B सेम रहेगा और D/C उल्टा हो, मतलब C/D का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? D/C, और ऑल टुगेदर क्या मिलेगा आपको? AD/BC। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 क्या रहेगा बताओ? 5/4 इंटू 2/3, मेरे ख्याल में एक ये कट जाएगा 2, एंड ऑल टुगेदर इट विल बी 5/6। ठीक है, ये तो 10/12 बोलो या 5/6 बोलो, दोनों ही चलेगा, क्योंकि 10/12 को भी काटोगे तो क्या हो जाएगा? 5/6। क्लियर हुआ मेरे ख्याल में? ये फ्रैक्शंस को डील करने का तरीका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सवाल। देखो ये वाला सवाल था, तो इस बार A1 का वैल्यू कैसा है आप? 3/2, और A2 का वैल्यू कितना है आपका? 9। लिखो A1/A2 इज इक्वल्स टू, यहां लिख के दिखा रहा हूं, देखो एक बार, 3/2 होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना? 9। अच्छा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 9, मेरे ख्याल में 3 9 काट लो 3, तो ऑल टुगेदर 1/6। या 3 मतलब आप क्या करना चाह रहे थे इसमें? 27 कोई बोल रहा था। अच्छा ठीक है मेरे ख्याल में। लिखो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/6। A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/6। फिर लिखो B1/B2 इज इक्वल्स टू, ट्राई करोगे आप लोग? B1 क्या है आपने? 5/3, और डिवाइडेड बाय B2 कितना आपका? -10। दिस इज इक्वल टू, देखो 5/3 इंटू -10, 1, और यहां कट के आएगा -2, तो ऑल टुगेदर -1/6। सेम आया या अलग लगा है? अलग लगा है, तो आई शुड स्टॉप हियर।
ठीक है, लिखूं देयरफॉर नेगेटिव साइन की वजह से, देयरफॉर a1 by a2 not equals to b1 by b2, therefore a1 by a2 not equals to b1 by b2, hence it has unique solution. और फिर consistent की inconsistent, consistent, therefore it has unique solution, so it is consistent, so it is consistent. डन मेरे ख्याल में। चलें नेक्स्ट आप लोग आ जाओ इसमें, पढ़ो एक बार ऑन कंपेयरिंग। अच्छा ये वही क्वेश्चन चल रहा है, उसका और 2 पार्ट कर लेते हैं यार, क्या है एनसीईआरटी का सोल्यूशन एक जगह बन जाएगा आप लोगों का। लिखो हियर, ये चौथा पार्ट है सेम क्वेश्चन का। हाँ हियर a1 by a2, a1 by a2 इज इक्वल्स टू 5 by -10, 5 डिवाइडेड बाय -10, ठीक है, तो अल्टीमेटली -12, b1 by b2 -3 डिवाइडेड बाय 6, -3 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा -12। और फिर से देखो यहाँ पर आपका C1 और C2 सही पोजीशन पे कि सही पोजीशन पे नहीं है, सही पोजीशन पे है, दोनों अगर सेम साइड ऑफ द इक्वल साइन है तो सही पोजीशन है, फिर दोनों राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा C1 by C2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन -22। लिखूं 11 अपॉन -22, तो हाफ नहीं होगा -12, ठीक है। अच्छा तीनों सेम आया शायद, लिखो देयरफॉर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2, ठीक है। नीचे लिखो hence it has infinite solution, hence it has infinite solution, hence it has infinite solution, और नीचे लिखो therefore it is consistent, therefore it is consistent। डन, खत्म ना, ठीक है। 5 नंबर वाला देखो, क्या हो देखना, बात मत करना। लिखो a1 by a2 is equals to a1 by a2 is equals to 4 by 3 divided by कितना 2, so this is equals to 4 by 3 times 2 और कट के आ जाएगा 2, ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 by 3 हो जाएगा। तो देखो 4 by 3 डिवाइडेड by 2 is equals to 2 by 3, ठीक है। नेक्स्ट लिखो b1 by b2 is equals to 2 by 3। अच्छा C1 C2 का फिर पूछ लेता हूँ, पोजीशन ठीक है, ठीक है। C1 by C2 is equals to 8 by 12 is equals to again 2 by 3। नीचे लिखो therefore a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ठीक है। नीचे लिखो hence it has infinite solution, और infinite solution है तो consistent, hence it has infinite solution, therefore it is consistent, hence it has infinite solution, therefore it is consistent, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। इस वाले पार्ट को हम एक बार इग्नोर कर देंगे, भी ग्राफ प्लॉट कराने का इच्छा नहीं है मुझे, ठीक है, ये कर ही सकते हैं हम लोग खुद से, बहुत इजी पार्ट है फिलहाल, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया काफी सारा, इसको आप खुद से ट्राई करिए। आपको बस इतना बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट। चलो बताओ, चलो पहला वाला क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट। और मैं भी देख लेता हूँ, हाफ हाफ और हाफ, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा वाला इसमें a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 1 by 3 और c1 by c2 हाफ, ये मेरे ख्याल में आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन, सही कह रहा हूं शायद। फिर थर्ड वाले में देखो हाफ माइनस हाफ, तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन हो गया शायद, ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। फिर लास्ट वाले में देखो हाफ हाफ और 2 by 5, तो ये भी हो जाएगा नो सोल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है।
क्लियर मेरे ख्याल में, ये आ गया होगा सबका। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्लॉटिंग वाला पार्ट जो उसके लिए टेंशन मत दो, प्लॉटिंग में एक बड़े क्वेश्चन में अच्छे से दिखा दूंगा, फिर सारे क्वेश्चन में सेम ही अप्लाई करना है। ठीक है, चल रहे हैं आगे। फिर यहां से अगला सवाल देखो, ये एक सेकंड रुको। ठीक है, आओ चलो करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला आप लोग पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मतलब गार्डन के अंदर में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, पहले ये बताओ। लेंथ और ब्रेथ। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वैसे लेंथ और विड्थ वर्ड का यूज करके रखा है, ठीक है ना। अब पता तो हमको है नहीं, तो लेंथ को मन ही मन मान लो x और विड्थ को मान लो मन ही मन y। कितना मान लोगे? y। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब इसके बाद में इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहले बोला हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। एक्चुअली इस एक ही लाइन में दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का वैल्यू कितना होगा? 36 मीटर। एक तरीके से ये कनेक्टेड। और दूसरा हम लोग को बोला हुआ है कि लेंथ का वैल्यू इज 4 मीटर मोर देन विड्थ का वैल्यू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ का वैल्यू इज 4 मीटर मोर देन विड्थ का वैल्यू। क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, ये जो लाइन है कि लेंथ का वैल्यू इज 4 मीटर मोर देन विड्थ का वैल्यू, इससे आप क्या समझ सकते हो? लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ से 4 ज्यादा। 4 मोर मतलब 4 ज्यादा होता है, ठीक है। और एल को हम क्या मान के चलेंगे? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस कितना आ जाएगा बताओ? y। ठीक है, एक बार लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा ढंग से, पहले सोच लेते हैं एक बार। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि आधे पेरीमीटर का वैल्यू किसके इक्वल होगा बताओ? 36। आधे पेरीमीटर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 36। ये समझ में आ रहा है? अभी पेरीमीटर का आधा विल बी इक्वल्स टू 36, यही तो मीनिंग है। अब आप एक बार फिर रिकॉल करो अच्छे से कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था। तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी का वैल्यू, टेक्निकली क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 36। यहां से 2 काट सकते हैं। और एल को क्या माना है आपने? x। और विड्थ को क्या माना है? y। या ब्रेथ को क्या माना है? y। तो टेक्निकली यहां से क्या मिलेगा आपको बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 36। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, एक इक्वेशन आपका क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब इन दोनों इक्वेशन को बस प्लॉट करना है, सॉल्व करना है। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो, लेट the length be x and width be y and the width be y। ठीक है, आगे लिखो। now x is equals to 4 plus y, x is equals to 4 plus y। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। x is equals to 4 plus y, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लिखो अगेन पेरीमीटर बाई 2। आप चाहो तो पूरा वर्ड ही लिख लो, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 36। पेरीमीटर का आधा इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 2 इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 36। 2 काट लो। दिस एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो आगे चल के हम सॉल्विंग का बहुत सारा मेथड सीख लेंगे, उसके अंदर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर में ग्राफिकल मेथड भी सारा बात किया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन टेक्निकली हमको ग्राफ से ही देखना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ अगर इसका प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ निकल के आएगा। ठीक, जिसके अंदर में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में एरर हो गया, ये रॉन्ग है। यहाँ होना चाहिए था मेरे ख्याल में x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बाकी प्लॉट करने के बाद में ऐसा निकल के आएगा। हाँ, प्लॉट करने पे ऐसा निकल के आएगा। और इसका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है आपका? 20,16। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? 20,16। और फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ? लेंथ का वैल्यू 20 होना चाहिए और विड्थ का वैल्यू कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। क्लियर है? प्लॉटिंग एक बार आप घर पे खुद से देख लेना। हाँ, चलूँ आगे फिर मैं यहाँ से, कंफ्यूजन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे है बहुत आसान। ठीक है, लेकिन पक्का आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन। पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। जैसा ये काश्मी ने बोला एकदम सही था।
आपको एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि फर्स्ट केस में एक ऐसा लीनियर इक्वेशन हमको बताओ सच दैट कि ये इक्वेशन और आपके द्वारा दिया गया इक्वेशन का जो पेयर बनेगा ना, वो पेयर सेटिस्फाई करेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या होता था, रिकॉल करो, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। एक बार फिर से बोलो, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब आपको इस इक्वेशन के साथ में एक और इक्वेशन सजेस्ट करना है सच दैट कि ये वाला इक्वेशन और आपके द्वारा सजेस्टेड इक्वेशन मिलके क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए फिर बताओ, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब देखो, इसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। आप मान लो कि इसके अंदर में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आंसर हमको सजेस्ट कर सकते हैं एंड पॉसिबली ऑल माइट बी राइट, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, उससे फिर क्या कि आपको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना हो, ठीक। अब वो सिंपल सा ट्रिक ये है कि आप इस इक्वेशन को ऐसा ही रखो, कुछ भी चेंज मत करो कहीं पे, सिवाय एक चीज के, y के बगल वाला जो नंबर है ना उसका साइन चेंज कर दो। आप सेम इक्वेशन कॉपी कर लो, बस y के साइड वाले नंबर का आप क्या चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ये आंसर सजेस्ट करूंगा, देखो कि 2x ना सिर्फ y का साइन चेंज कर, 2x माइनस 3y और -8 को एज इट इज रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार दिमाग में आप सोचो कि इन दोनों को मिला के a1/a2 क्या आएगा, 1, परफेक्ट। b1/b2 क्या आएगा, सेम है कि अलग है, और अगर ये अलग है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। आया बात समझ? नेक्स्ट में क्या चाहिए आप बताओ मेरे, पैरेलल लाइंस। रिकॉल करो कि पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। आपको a1/a2 b1/b2 सेम चाहिए और c1/c2 सेम चाहिए कि अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो मैं कहता हूं कि c का साइन चेंज कर दो, बाकी सब सेम रखो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बताओ, 2x प्लस 3y सेम टू सेम, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस जो c है आपका उसका साइन बदल दो, क्या हो जाएगा बताओ, +8 इक्वल्स टू 0। और एक बार चेक कर कि क्या हो रहा है, क्या हमारा कंडीशन फुलफिल हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। a1/a2 बताओ 1, b1/b2 बताओ ऑब्वियसली 1, c1/c2 बताओ -, सेम आया कि अलग है। और ये क्या चीज है कंडीशन को फुलफिल कर रही है बताओ, पैरेलल लाइंस। आया समझ? और लास्ट वाला कोइंसिडेंट लाइंस आपको जब कभी भी चाहिए तो आपको सबसे सिंपल आंसर तो मैं बताऊं कि इसी को लिख दो, हाँ ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा करने से टीचर गुस्सा हो सकता है, तो आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन को कोई भी अपने पसंद के नंबर से मल्टीप्लाई कर, नहीं 1 से करोगे तो सेम आएगा, 1 नहीं 3 से करोगे तो क्या आएगा सोचो, 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, व्हिच इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई इशू नहीं। 0 इतना शक्तिशाली चीज सबको नहीं यूज करना ना, एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल दोगे दुनिया ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आंसर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा बताओ, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप एक बार क्रॉस चेक भी करें कि कंडीशन फुलफिल सच में हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अपने को कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या चाहिए था बताओ, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। कैसे आएगा बताओ, 1/3 1/3 और 1/3। आप अगर कोई दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर ऑलमोस्ट आपका सेम ही आता, ठीक है। 4 से करते तो 1/4 आता, 5 से करते तो 1/5 आता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों केस में सेम आता, ठीक है। चलो लिख लो फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर इसको लिख लो, सेकंड पार्ट के लिए इसके, और थर्ड पार्ट के लिए इसको, ठीक है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉपी कर दो बस, ठीक है। चलो ठीक है, आज यहाँ रुक जाएंगे एक बार।